तो चलिए आज एक टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, गुप्त साम्राज्य। आज का जो क्लास रहेगा वो केवल एग्ज़ाम को देखते हुए, जो पीसीएस का एग्ज़ाम है या आगे जो भी एग्ज़ाम है उसको देखते हुए आज हम लोग गुप्त साम्राज्य में या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत पूछे गए जो प्रश्न थे उस पर चर्चा करेंगे। और हमारा टारगेट यही होगा कि इस क्लास में हम लोग 60+ क्वेश्चन अटेंड करेंगे जो अभी तक के एग्ज़ाम में गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बनाई जा रही है, तो यही उद्देश्य रहेगा कि ये जो वीडियो हो इसके माध्यम से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि प्रश्न वही पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में आए, और 1 लोग 2 लोग 4 लोग जो भी पढ़ते हों उनका टाइम ख़राब ना हो, और विदाउट टाइम लॉस किए हम लोग चलें आगे टॉपिक देखें। तो आज है ये गुप्त साम्राज्य का टॉपिक, और याद रखिए इसमें हम कोई टॉपिक वाइज प्रश्न नहीं रहेगा। ये गुप्त साम्राज्य में अभी तक जो आए हुए प्रश्न हैं उसे हल कराएंगे। ये केवल उन्हें समझ में आएगा जो पहले एक बार गुप्त साम्राज्य पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देख रहा है तो उसे भी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से इस क्लास को देखते हैं। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो टाइम दीजिए, काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बनाया जा रहा है, सही कर लें। चलिए, तो आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। केवल हम लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे चर्चा करते हुए गुप्त साम्राज्य। तो यहाँ एक प्रश्न ये बनता है, वो है बलात्श्रम। बलात्श्रम आप लोग को पता होगा बलात्श्रम क्या होता है। जो बच्चों से काम कराया जाता है उसे बलात्श्रम कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि गुप्त साम्राज्य में बलात्श्रम पहले की अपेक्षा बढ़ा था या घटा था। तो याद रखिए, पहले गुप्त साम्राज्य से पहले जितने भी साम्राज्य आए थे उसमें बलात्श्रम कम था, किसके अपेक्षा? गुप्त साम्राज्य के। तो याद रखिए, गुप्त साम्राज्य में बलात्श्रम तेजी से बढ़ा और इसे गुप्त साम्राज्य में कार्य के रूप में माना जाने लगा। तो याद रखिए, गुप्त साम्राज्य में बलात्श्रम अर्थात बच्चों से काम कराना एक प्रकार का कर था, अर्थात ये अभी तक के हुए सभी साम्राज्यों में सबसे अधिक बढ़ चढ़कर बताया गया। तो बलात्श्रम गुप्त साम्राज्य में पीछे के जितने भी साम्राज्य हैं उनसे कहीं अधिक था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य में बलात्श्रम क्या था? अन्य साम्राज्य की तुलना में अधिक था। और इसे किस रूप में देखा जाता था? तो कर के रूप में देखा जाता था। पहला तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, इसमें यह देखा जाएगा कि जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त, उनका साम्राज्य कहाँ तक था। तो याद रखिए, चंद्रगुप्त का साम्राज्य देखा जाए तो ये गंगा के मैदान, गंगा के मैदान तक था। तो कहाँ था? गंगा के मैदान तक, याद रहेगा। और ये कहाँ बताया गया था? तो विष्णु पुराण में। किसके अनुसार? विष्णु पुराण के अनुसार। तो विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया कि जो गुप्त साम्राज्य का विस्तार था वो गंगा के मैदान तक था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग ध्यान से और देखें तो गुप्त साम्राज्य में एक और प्रश्न से रिलेट था। इसमें कहा गया कि जो साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था वो बंगाल और पंजाब, ये दोनों जगह क्या किए थे? अपना विस्तार किए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। जो क्वेश्चन था इसमें, दरअसल क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि जो गुप्त साम्राज्य है ये क्या बलात्श्रम के लिए जाना जाता है? बिल्कुल। गुप्त साम्राज्य बाकी साम्राज्य की अपेक्षा अधिक बलात्श्रम लेता था, आधार अधिक यहाँ पर बच्चों से काम कराए जाते थे जो कर के रूप में होते थे। दूसरा, चंद्रगुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त ने गंगा के मैदान तक अपना विस्तार कर लिया था। कहाँ तक? गंगा के मैदान तक। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण में बताया गया था कि जो गुप्त साम्राज्य था
वो बंगाल और पंजाब दोनों को परास्त किया था। दोनों को हराने के बाद वहाँ विस्तार किया था। तो ये पहला प्रश्न था, गुप्त साम्राज्य, क्या गुप्त साम्राज्य में बलाश्रम अधिक था? बिल्कुल अधिक था, कर के रूप में लिया जाता था। क्या चंद्रगुप्त ने गंगा के मैदान तक विस्तार किया था गुप्त साम्राज्य का? बिल्कुल किया था। क्या पुराण विष्णु पुराण में बंगाल और पंजाब तक विस्तार हुए थे? बिल्कुल हुए थे। आगे दूसरा प्रश्न इसमें ये है, पूछा गया है कि गुप्त काल के दौरान बलाश्रम के कथन में कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी गई हैं, वो हम लोग को बताना है। इसमें पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य में, वही रिपीट प्रश्न, गुप्त साम्राज्य में क्या बलाश्रम था? तो बिल्कुल गुप्त साम्राज्य में बलाश्रम था, बच्चों से काम कराए जाते थे और इसे कर के रूप में देखा जाता था, अर्थात माता पिता के द्वारा बालकों को साम्राज्य के कामकाज में लगाया जाता था, जिससे यह माना जाता था कि वो साम्राज्य को क्या दे रहे हैं? कर दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, जो कि यहाँ पर हम पीडीएफ नहीं बना सकते हैं, तो हम थोड़ा सा प्रश्न पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसे देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सा प्रश्न और कब पढ़ाना है। आगे पूछा गया है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गुप्त साम्राज्य के ही बारे में पूछा गया है, उनके उद्भव के बारे में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो प्रश्न यह है कि गुप्त साम्राज्य के उद्भव अर्थात गुप्त साम्राज्य का जो उत्थान हुआ उसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और जो सही नहीं। पहला प्रश्न क्या है, उन्होंने अपना राज्य कुषाण राज्य के अवशेष पर स्थापित किया। बिल्कुल, तो याद रखिए ये जो कुषाण वंश आज हम लोग को दिख रहा है, ये कुषाण वंश जो है, ये जो गुप्त साम्राज्य है, ये कुषाण वंश के ही ध्वंसा अवशेष पर बना है। अर्थात पहले जहाँ कुषाण वंश था, कुषाण वंश के पतन हो जाने के बाद ही गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? उत्थान हुआ। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य कुषाण वंश के ही पतन के स्थान पर क्या हुआ? इसका उत्थान हुआ। अर्थात कुषाण वंश खत्म हुआ तो गुप्त वंश क्या हुआ? शुरू हुआ। दूसरा, इस काल में उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला क्षेत्र था। तो बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक महत्व वाला जो क्षेत्र था वो यूपी था। कौन था? यूपी। इसके बाद पूछा जा रहा है, इसी में अगर ये पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में क्या घुड़सवारी की भूमिका प्रमुख हो गई थी? तो बिल्कुल, घुड़सवारी की भूमिका क्या हो गई थी? प्रमुख हो गई थी। घुड़सवारी की भूमिका प्रमुख हो गई थी, प्रमुख हो गए थे। देखिए पीडीएफ नहीं बना पाए हम, तो इसमें देखिए जो प्रश्न है वो यही है, इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट करना है। बाकी प्रश्न यही है जो एग्जाम में आता है और आएगा। तो इसमें क्या पूछा गया था? गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ बातें पूछी गई थी। हमसे पूछा क्या गुप्त साम्राज्य बलाश्रम था? हम कहेंगे बिल्कुल था, कर के रूप में था। और ये बाकी सभी साम्राज्य से जो पीछे साम्राज्य का पतन हुआ उनसे कहीं अधिक था कर इसमें बलाश्रम का। फिर कह रहा है क्या गुप्त साम्राज्य कुषाण वंश के ध्वंसावशेष पर आया? बिल्कुल, जो गुप्त साम्राज्य था वो कुषाण वंश के ही स्थान पर कुषाण वंश का पतन हुआ तो गुप्त साम्राज्य का उत्थान हुआ। इसमें पूछ रहा है क्या गुप्त साम्राज्य में घुड़सवारी की भूमिका प्रमुख हो गई थी? बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य में जो युद्ध लड़ाई गई तो उसमें घुड़सवारी अर्थात घोड़ों की जो बैलू थी वो क्या थी? अत्यधिक थी। तो ये 3 पॉइंट इसमें याद रखिए। पीछे का 3 पॉइंट हम लोग देखे थे कि विष्णु पुराण के अनुसार भी देखें, विष्णु पुराण के अनुसार जो गुप्त साम्राज्य था उसका जो युद्ध हुआ वो पंजाब और बंगाल के राजाओं से हुआ और उनको हराने के बाद उसका विस्तार किया। इसके अलावा आप देखे थे कि जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त थे वो जो गुप्त साम्राज्य का विस्तार किए थे वो गंगा के मैदान तक किए थे। तो ये सभी क्वेश्चन है जो गुप्त साम्राज्य से हैं। आगे गुप्त साम्राज्य से ही क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य के उद्भव व विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। वो पूछना चाह रहा है कि हम जो पूछ रहे हैं क्या वो गुप्त साम्राज्य के उद्भव विकास से संबंधित है? तो पहला कह रहा है इनके राज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि शामिल थी जिसके कारण उपज अच्छी होती थी। तो ये पूछ रहा है कि ये जो गुप्त साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य? ये जो गुप्त साम्राज्य है, चाहे तुम इसे पढ़ा सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न हम हल करा रहे हैं उसके तहत पढ़ाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और हमको याद भी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि जो ये गुप्त साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य? ये गुप्त साम्राज्य। ये गुप्त साम्राज्य के उद्भव और विकास में, किसमें? उद्भव और विकास में
कुछ तथ्य हैं, क्या वो सही हैं? पहला कह रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है इसका उद्भव और विकास इसलिए हुआ क्योंकि ये मध्य गंगा के उर्वर भूमि पर बसा। इसका मतलब समझा रहे हैं, ये कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है इसका उद्भव और विकास इसलिए हुआ कि ये मध्य गंगा के उपजाऊ भूमि पर उत्पन्न हुआ। बिल्कुल, तो जो गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ है वो मध्य गंगा के उर्वर भूमि पर हुआ है, जहाँ फसलें अच्छी होती, उपज अच्छी होती, उपज और फसल अच्छी होने की वजह से गुप्त साम्राज्य का उत्थान कहाँ हुआ? मध्य गंगा के मैदान में। दूसरा कह रहा, क्या दक्षिणी बिहार से प्राप्त लोहे के उपयोग से उन्नत तकनीकी के औजार और हथियार का निर्माण को बल मिला? दूसरा कह रहा है क्या गुप्त साम्राज्य का जो उद्भव और विकास हुआ उसमें पहली भूमिका क्या ये थी कि ये मध्य गंगा के उपजाऊ भूमि पर साम्राज्य का उत्थान हुआ। दूसरा कह रहा है कि दक्षिणी बिहार, कौन सा बिहार? याद रखिए इसमें भी ट्विस्ट है, कौन सा बिहार? दक्षिणी बिहार। तो कह रहा है क्या दक्षिणी बिहार में जो लोहे के खदान थे वहां से लोहे का प्रयोग करके उन्नति किस्म के औजार बनाए गए जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बिल्कुल, ये तो आप लोग को सोचना ही चाहिए कि कोई भी युद्ध हो अगर वहाँ पर लोहे के औजार हैं जो उस समय विशेष स्थान रखते थे अपना, तो बिल्कुल किसी भी साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला है इसमें जो प्रश्न पूछा वो सभी प्रश्न गुप्त साम्राज्य से ही रहेंगे, पूरा गुप्त साम्राज्य हम लोग का रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या ये प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है गुप्त साम्राज्य के उद्भव और विकास में पहला कथन ये कह रहा है क्या मध्य गंगा का उर्वर भूमि पर इसका उत्थान होने से ये साम्राज्य विकसित हुआ, महान साम्राज्य कहलाए। बिल्कुल। दूसरा कह रहा है क्या गुप्त साम्राज्य विशाल साम्राज्य इसलिए बन पाया क्योंकि वो दक्षिणी बिहार का जो दक्षिण हिस्सा है वहाँ जो लोहे के खदान हैं वहाँ पर पाए जाने वाले लोहे का प्रयोग करके उन्नत किस्म के औजार बने और इसे युद्ध में हथियार के तौर पे क्या किए? प्रयोग किए। क्या उससे गुप्त साम्राज्य विशाल बन पाया? बिल्कुल, लोहे के प्रयोग से भी गुप्त साम्राज्य विशाल बना। बाकी योद्धाओं के अपेक्षा इनके योद्धाओं के पास कुशल हथियार होते थे जो लोहे के बने होते थे। तीसरा कह रहा है यह गुप्त साम्राज्य में, ऐसे याद रखिएगा यहाँ से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनेगा गुप्त साम्राज्य में, वही प्रश्न है जो एक स्लाइड पे नहीं है। कह रहा है क्या गुप्त साम्राज्य पूर्वी रोमन साम्राज्य से व्यापार करता था और लाभ कमाता था, इसलिए वो विशाल साम्राज्य बन पाया। बिल्कुल याद रखिए कोई भी साम्राज्य चलाने के लिए उस राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत होना चाहिए। कोई भी साम्राज्य विकसित होता है, कोई देश यदि विकसित होता है, कोई जिला यदि विकसित होता है, कोई राज्य विकसित होता है, याद रखिए उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और अगर यदि गुप्त साम्राज्य जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य से व्यापार करता था ये, तो याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य का व्यापार किससे होता था? रोमन साम्राज्य से होता था। रोमन साम्राज्य से व्यापार होने की वजह से जो गुप्त साम्राज्य था वो क्या था? लाभ की स्थिति में था, और लाभ कमाने की अपेक्षा अपने आसपास के जितने भी साम्राज्य थे उनसे कहीं उन्नत किस्म के औजार, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था ठीक होने की वजह से बाकी सभी साम्राज्य से शक्तिशाली और विकसित था, जिससे यह विशाल साम्राज्य का रूप ले पाया। तो याद रखिए ये भी गुप्त साम्राज्य की विशेषता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया, हम आप लोग से पूछ रहे हैं। पहला पूछा गया था क्या गुप्त साम्राज्य, आप लोग बताइएगा, क्या गुप्त साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त थे वो गुप्त साम्राज्य का विस्तार मध्य गंगा तक किए थे? सही है गलत? तो ये सही है। दूसरा, क्या विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो गुप्त साम्राज्य है वो बंगाल और पंजाब के राजाओं से युद्ध किए, गुप्त साम्राज्य के योद्धा, और वहाँ पर विस्तार किए? सही है कि नहीं? तो ये भी सही है। फिर कहा गया क्या ये वही गुप्त साम्राज्य है जहाँ बलात्श्रम अत्यधिक था? तो बिल्कुल गुप्त साम्राज्य बलात्श्रम अत्यधिक था और बलात्श्रम को कर के रूप में देखा जाता था। फिर पूछेंगे क्या ये वही गुप्त साम्राज्य है जहाँ पे उत्तर प्रदेश का महत्व अत्यधिक था? बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य का महत्व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक था। और ये वही गुप्त साम्राज्य है जो किसके धसावशेष पर बसा?
तो कुषाणों के ध्वंसावशेष पर बसाया गया। अर्थात ये कुषाणों के पतन के बाद कुषाणों के ही स्थान पे या साम्राज्य के ऊपर क्या हुआ, ये विकसित हुआ। ये वही गुप्त साम्राज्य है और ये वही गुप्त साम्राज्य है जहाँ दक्षिणी बिहार से लोहे का प्रयोग करके उन्नत किस्म के हथियार बनाए गए। उस हथियार का प्रयोग युद्ध में उन्नत किस्म के औजार के रूप में किए गए, जिससे बाकी साम्राज्य जो इनसे युद्धवत थे वो हारे और इनका विस्तार होता गया। आगे चलिए, गुप्त साम्राज्य का ही प्रश्न हम लोग देखेंगे तो अभी अच्छे समझा जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संबंध में कौन सा ये सही है। वो पूछना ये चाह रहा है कि पहले कौन सा राजवंश आया। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या पहले कुषाण आए, कुषाण के बाद मुरंड आए, मुरंड के बाद गुप्त आए और गुप्त के बाद मोखरी वंश आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। पीसीएस के दृष्टिकोण से, यहाँ तक कि भी जो पेट का एग्जाम होने वाला उसके दृष्टिकोण से वहाँ गुप्त साम्राज्य पढ़ना ही है। और अब कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम अच्छे से होता है, प्रश्न डीपली आते हैं। या तो एग्जाम एकदम इस तरह हो जाएगा कि घोड़ा और गधा एक ही रेस में दौड़ेंगे, या फिर एग्जाम बहुत टफ होगा, तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है, हम लोग से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि क्या कुषाण पहले आए या मुरंड वंश पहले आया, गुप्त वंश पहले आया, मोखरी वंश आया। इसमें कौन सा राजवंश सबसे पहले आया, मतलब किस राजवंश का उत्थान सबसे पहले हो। तो याद रखिए, पहले कुषाण आए, कुषाण के बाद मुरंड आए, उसके बाद गुप्त वंश आया और गुप्त वंश के बाद मोखरी वंश आया। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, कुषाण के बाद मुरंड आए, मुरंड के बाद गुप्त है। हालांकि मुरंड कोई विशेष साम्राज्य नहीं था जो विशाल साम्राज्य हो। हाँ, कुषाण वंश के बाद आया, लेकिन कुषाण और मुरंड दोनों को अपना ओवरटेक करने का काम कौन किया, गुप्त वंश को किया। और गुप्त वंश के बाद कौन वंश है, मोखरी वंश। ठीक, तो ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, कुषाण, मुरंड, गुप्त और मोखरी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। हम जितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं सारा यूपीएससी का क्वेश्चन है। दिक्कत यह है कि यहाँ हमको पीडीएफ बनाना नहीं आता, तो किसी तरीके से क्लास चलता रहे। शुरू किए काफ़ी दिनों के बाद, तो पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझ में आएगा। याद रखिए, हमेशा हम लोग यही काम करते हैं, लिखा हुआ टिप लेते हैं और कहते हैं याद हो गया। थोड़ा ऑब्जर्व करने की क्षमता होनी चाहिए, सुन के याद होने की क्षमता होनी चाहिए, किसी बात पर डिस्कस होने की क्षमता होनी चाहिए। एग्ज़ाम बड़ा है, मेहनत भी स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ नहीं दे सकते हैं तो चापलूसी कर रहे हैं। जो है तो है, एक लोग पढ़ो, दो लोग पढ़ो, चाहे जो पढ़े सही से पढ़े। आगे एक और प्रश्न, वो प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चलिए इसी रिवीजन क्लास में हम जो ये अभी जो ये हम क्वेश्चन हल करा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हल कराते हुए ही पूरा चंद्रगुप्त या पूरा गुप्त साम्राज्य हम पढ़ा देंगे एक बार फिर से। और चाहे कोई नया हो चाहे पुराना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, याद रखिए। तो क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए हम गुप्त साम्राज्य भी पढ़ा रहे हैं, ये समझ के चलिए। तो फिर वही गुप्त साम्राज्य, चूँकि ये टॉपिक ही गुप्त साम्राज्य है, तो आज तक के जितने भी पेपर हुए यूपीएससी के, उसमें जितने भी क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य के पूछे गए, हम सारे क्वेश्चन अटेंड करें। याद रखिए, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है आईएएस, यूपीएससी सबसे प्रतिष्ठित, भारत का सबसे बड़ा, सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी। तो यूपीएससी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन के साथ। और याद रखिए, प्रश्न तो नॉर्मली होने वाले हैं नहीं, तो ये नहीं है कि नॉर्मली एग्जाम में आएगा और नॉर्मली पेपर हम हल कर ले, नॉर्मली क्वेश्चन लगा ले तो हमको आता है। पेपर टफ है, एग्जाम टफ है, क्वेश्चन टफ आएगा, उसे समझना होगा। समझने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि हम एग्जाम देने जाए या न जाए, हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन टफ आएगा तो इसका मतलब नहीं कि पढ़ाने वाला सही नहीं है, पढ़ने वाला सही नहीं, समझने वाला सही होना चाहिए। चलिए, इसमें क्या है कि पहला ये प्रश्न फिर पूछ रहा है, गुप्त साम्राज्य से ही रहेगा। हालांकि अब गुप्त साम्राज्य में आ गया, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा था किसके बारे में, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, एडजस्ट करिए। हमको पता है 2-4 लोग पढ़ते हो, वो भी एडजस्ट करिए। चंद्रगुप्त प्रथम क्या है, किसके बारे में प्रश्न पूछने वाला। तो याद रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। श्रीगुप्त का नाम कहीं है, हालांकि वो स्थापना किए थे, वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही माने जाते हैं। तो ये कह रहा है गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हैं,
क्या वो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किए थे? हाँ बिल्कुल किए थे। याद है कि गुप्त साम्राज्य तो तीन ही सिद्धांत पर था, या तो युद्ध करिए, या तो वैवाहिक संबंध स्थापित करिए। तो जितने भी राजा होते थे उनके तीन ही तो नीतियाँ होती थी, या तो आप युद्ध कर लीजिए, या तो आप वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए, और या तो आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए। इसमें क्या था, तो गुप्त साम्राज्य का यही चंद्रगुप्त प्रथम है जो गंगा के मैदान तक विस्तार किए थे। यही चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी से क्या किए थे? शादी किए थे। ठीक, जिनका नाम शायद लक्ष्मी राजकुमारी कौशला था, एक भी याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट बता देंगे, भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो थे लिच्छवी राजकुमारी से क्या किए थे? शादी किए थे। याद रखिए, याद क्या रखना है, ये तो सत्य है कि चंद्रगुप्त प्रथम किससे शादी किए थे? तो लिच्छवी राजकुमारी से शादी किए थे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि गुप्त संवत के बारे में। क्या पूछ रहा है? गुप्त संवत। गुप्त संवत कह रहा है कि जो गुप्त संवत चलता है, क्या वो 319 से 20 के बीच में लाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में? बिल्कुल। जो चंद्रगुप्त प्रथम ही महान शासक थे जो शकों के पूर्ण विनाश करने पर, किसके? याद रखिएगा, शकों के पूर्ण विनाश। अब शक कौन थे? पीछे के टॉपिक में पढ़ाए थे ऑफलाइन। यहाँ हम गुप्त साम्राज्य से शुरू किए हैं, तो अभी जो हमसे हो सकता है वो समझाएंगे। इसमें कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, क्या वो लिच्छवी राजकुमारी से शादी किए थे? बिल्कुल, लिच्छवी राजकुमारी से शादी किए थे। क्या चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जो गुप्त संवत चलाए थे? तो बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में शाकों के पूर्ण विनाश पर, ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं रहेगा, सॉरी ईस्वी रहेगा, इसे याद रखिएगा, ईसा पूर्व देता। तो गुप्त संवत 319 से 320 में शाकों के पूर्ण विनाश करने पर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था। तो विक्रम संवत कब चला? एक शक संवत रहेगा, याद रखिए, वो 78 ईसा पूर्व में चला था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था कुषाण वंश में, उसे हम बता देंगे भी। ये गुप्त संवत है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में शकों के पूर्ण विनाश कर देने पर एक दिवस के रूप में चलाया गया था, जिसे गुप्त संवत कहा गया। और कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये पहला था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। याद रहेगा इतना कि चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी से शादी किए थे। और दूसरा, ये कौन सा संवत चलाए थे? गुप्त संवत, जो कब से कब तक चला? 319 से 320 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं रहेगा, ईस्वी रहेगा। आगे समुद्रगुप्त के बारे में कुछ क्वेश्चन आता, अभी आर के एग्जाम में आया था समुद्रगुप्त। ये संस्कृत के बड़ा प्रेमी थे, इन्हें कभी कहा जाता था, कविराज कहा जाता था, ये प्रश्न आया था। तो चलिए, रहेगा गुप्त वंशी। ठीक, अब चंद्रगुप्त प्रथम तो हो गए, लिच्छवी राजकुमारी हो गई, और गुप्त संवत चला दिए। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त। सबसे पहले याद रखिए, ये संस्कृत के बड़ा प्रेमी थे, बड़ा प्रेमी थे। इन्हें कवि या कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज। इसके अतिरिक्त प्रश्न में क्या पूछा गया था? याद है कि ये सब तो हमको याद ही है, ये तो हम पढ़ाते हैं एग्जाम में, लेकिन देखिए प्रश्न पूछता कैसे, हम प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। जो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या इस काल में गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ? ये पूछना ये चाह रहे हैं, क्या गुप्त साम्राज्य में जब समुद्रगुप्त शासक बने तो क्या गुप्त साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ? तो याद रखिए, ये बात सही है। जब गुप्त वंश की बागडोर समुद्रगुप्त के हाथों में आई थी, तो गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार बहुत तेजी से हुआ। ठीक, साम्राज्य विस्तार बहुत तेजी से हुआ। याद रखिए, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। कैसे? इधर अरब सागर तक इनका कब्जा था, इधर बंगाल की खाड़ी तक इनका कब्जा था, नीचे हिंद महासागर, मतलब ये पूरे क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया था? गुप्त साम्राज्य का। तो याद रखिए, समुद्रगुप्त जिन्हें कविराज कहा जाता था, संस्कृत के बड़ा प्रेमी थे, इनके टाइम पर साम्राज्य विस्तार बहुत अत्यधिक तेजी से हुआ, और कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसके अतिरिक्त याद रखिए, एक और कथन है, ये पूछ रहा है ना कि क्या इनकी नीतियाँ अशोक की नीति से मिलती जुलती थी? अशोक की नीति से क्या जैसे अशोक का नीति था शासन करने का, समुद्रगुप्त की भी नीति थी? नहीं।
समुद्रगुप्त की नीति याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बना के नहीं बता रहे हैं, एग्जाम का प्रश्न है सिविल का। तो याद रखिए समुद्रगुप्त की नीति, शासन की नीति अशोक की नीति से बिल्कुल डिफरेंट थी, एकदम डिफरेंट थी। ठीक है, जहां अशोक जो थे वो शांति और अहिंसा पर जोर दिए कलिंग युद्ध के बाद, वहीं समुद्रगुप्त याद रखिए साम्राज्य विस्तार पर जोर दिए। किस पर दीजिए? साम्राज्य विस्तार पर। अगर कोई राजा साम्राज्य विस्तार करेगा तो क्या वो शांति स्थापित करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो अहिंसा पर ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं, हिंसा जरूर होगी। तो याद रखिए समुद्रगुप्त अशोक के बिल्कुल विपरीत था। इसके बाद पूछा गया है क्या उसके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है जो हम समझाएंगे, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। याद रखिए वो गुप्त वंश ही था जिस टाइम श्रीलंका के राजा अमेघवर्मन, इनका नाम याद रखिएगा, कहाँ के राजा? श्रीलंका के राजा। तो गुप्त वंश में ही श्रीलंका के राजा अमेघवर्मन ने गया में क्या बनाया था? बौद्ध मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? बौद्ध मंदिर। तो याद रखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त, क्या समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? बिल्कुल निभाए थे। क्या समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था? बिल्कुल। क्या समुद्रगुप्त कविराज कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाते हैं। संस्कृत बड़ा प्रेमी थे? बिल्कुल प्रेमी थे। इसके अतिरिक्त हम लोग ध्यान से देखें तो क्या समुद्रगुप्त की नीतियाँ अशोक की नीतियों से मिलती थी? नहीं। जहाँ समुद्रगुप्त साम्राज्य विस्तार की नीति में अहिंसा, हिंसा और शांति पर अशांति पर जोर दिए, वहीं अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति पर विशेष ध्यान दिए। इसके अतिरिक्त वो गुप्त साम्राज्य ही था जिस समय श्रीलंका के राजा अमेघवर्मन ने गया में क्या बनवाया था? बौद्ध विहार बनवाया था, बौद्ध मंदिर। तो याद रखिए कहाँ कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर एडवांस है वो गया नहीं देगा और देगा वैशाली। बाकी तुमको याद ही रहेगा कि अमेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनवाया, कहाँ? बिहार में। बिहार में कहाँ? तो दे देगा वैशाली, हम ध्यान ही नहीं देंगे, जबकि है क्या? गया। तो याद रखिए गया। गया कैसे होता? गया का मतलब होता है जब हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं कहीं, तो याद रखिए वो श्रीलंका से भारत आया था, उसके लिए तीर्थ था, तो गया गया था, ये समझ लीजिएगा। वैशाली नहीं, गया गया था, मतलब वो तीर्थ यात्रा पर गया था, ऐसे याद रख लीजिए। आगे आगे प्रश्न क्या है? अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में प्रश्न पूछा है, प्रश्न में ही हम पढ़ा दे रहे हैं। याद रखिए समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ा दिए भी कि अशोक के विपरीत था, अब साम्राज्य विस्तार किया था, कविराज है, सारा कुछ बताते चल रहे हैं। और ये भी बताए थे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी बताया, लिच्छवी राजकुमारी से शादी किए थे, साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो ऐसा नहीं है कि गुप्त साम्राज्य पढ़ाया नहीं जा रहा है, साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। और ये कोई क्वेश्चन अपने पास से नहीं बना है, सारा क्वेश्चन अब तक यूपीएससी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न, एक मिनट चलिए, ठीक, आए हुए प्रश्न है ये सब जो प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? सब कुछ तो गड़बड़ है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाला होगा पढ़ लेगा, बाकी कमियां तो ढूंढी जा सकती है हर जगह पर। चलिए, हम लोग केवल पढ़ाई में कमियां ढूंढते, बाकी चीज़ में कमियां नहीं ढूंढते। कोई काम हो कमी नहीं है, सब सही है। मोबाइल में डाटा हो सब कुछ सही है, पैसा हो सब कुछ सही है, नोट फटा हो बिल्कुल सही है, दुकान पे नहीं चलेगा तो पेट्रोल टंकी पे चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। हाँ, किताब फटी है तो एकदम सही नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं किताब फटी, नई किताब चाहिए। टाइम टेबल बनाया जाता है पढ़ने के लिए, बाकी काम के लिए टाइम टेबल नहीं, पढ़ने के लिए टाइम टेबल। तो ऐसा है, तो एडजस्ट मत करिए। अगर अच्छा नहीं लगता, एक दो लोग जो भी पढ़ रहे हो मत पढ़िए, और अगर एडजस्ट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो तो करिए, इतना तो एडजस्ट हो ही जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय लग ही रहा। अब हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के ही शासक थे। कौन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त साम्राज्य के ही शासक थे। इनके टाइम पे क्या हुआ? कह रहा है क्या इस काल में गुप्त साम्राज्य के का उत्कर्ष शिखर पर पहुंचा? बिल्कुल।
हम तो वही कह रहे हैं, कोई भी शासक होगा वो जब भी शासक बनेगा या तो याद रखिए महान शासक कहलाएगा या तो ऐसा शासक कहलाएगा जो डरपोक टाइप का होगा। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ना हो, आप लोग सुने ना हो, चंद्रगुप्त द्वितीय महान शासक थे। महान शासक होने की वजह से याद रखिए पहला तो ये महान थे। महान शासक वही बन पाता है जो क्या करे, साम्राज्य विस्तार करे। क्या करे, साम्राज्य विस्तार। अब कोई ये नहीं कहेगा जो परोपकारी होते वो महान होते, वो समय था, वो समय साम्राज्य विस्तार का था, तब महान उसे कहा गया था जो साम्राज्य विस्तार करता था, जो अपने साम्राज्य को उत्थान पे लेके जाता था, जो अपने साम्राज्य को वृद्धि तरक्की की राह पे लेके जाता था, वो उस टाइम महान कहलाता था। इस टाइम महान का मतलब ये नहीं होता किसी को 20 रुपया दो महान हो गए, ये नहीं। उस टाइम पर साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ चलती थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कब्जा करते थे, लड़ाई के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, और संधि के माध्यम से, शादी के माध्यम से, ये सभी में ये अव्वल थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को का क्या कहते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति को उत्कर्ष पर किया था। उत्कर्ष का मतलब होता है एकदम शीर्ष पर लेके गए थे। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार जो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे हुआ था। हालांकि समुद्रगुप्त के भी टाइम हुआ था, लेकिन दोनों सिमिलरिटी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के भी टाइम पर सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ, सबसे चरम सीमा पर था साम्राज्य विस्तार। उसके बाद ये कह रहा है कि जैसा कि अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसमें एक प्रश्न है कि उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। बिल्कुल, इन्हें उज्जैन को क्या बनाया था, द्वितीय राजधानी। तो गुप्त वंश की द्वितीय राजधानी क्या है, तो गुप्त वंश की द्वितीय राजधानी है उज्जैन, याद रखिए इसे। तो गुप्त वंश की द्वितीय राजधानी क्या है, उज्जैन। अच्छा, प्रश्न ये भी बन जाएगा कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन किसने बना, तो किसने बनाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद हाँ, एक ये भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन विक्रमादित्य की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गुप्त वंश की दूसरी राजधानी उज्जैन को किसने स्थापित किया, तो ये स्थापित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद आज जो कि पहला क्लास था तो हम लोग 60 क्वेश्चन करने का वादा किए थे, आज 15 क्वेश्चन के समथिंग हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आज ही बनाएंगे, तो वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो देखने में आसानी रहेगी। तो आज 30-32 मिनट का वीडियो हो गया है, बाकी हम लोग कल या आज भी एक नया वीडियो फिर बनाएंगे, अपलोड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो भी प्रोसेस होगा। अगर वीडियो ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पीडीएफ बना के पढ़ाया जाएगा। बाकी अब क्लास शुरू किए हैं तो ये पूरा जो इतिहास है, चाहे वो प्राचीन हो, मध्य हो, आधुनिक हो, पूरा कंप्लीट कराएंगे एग्जाम से पहले। 1 मंथ के अंदर अंदर पूरा जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारा रिविजन कराएंगे, ठीक है।